नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर की धरती पे आज पूर्व सांसद एचआरडी मंत्री अली अशरफ फातमी साहब आए हुए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, इन्होंने थोड़ा सा समय वॉइस ऑफ इंडिया के दिया है। सर, आज आप समस्तीपुर में आए हैं और कुछ समीक्षात्मक बैठक कुछ आप लोगों ने अरेंज किया था। तो सर, ये समीक्षात्मक बैठक क्या थी सर? सबसे पहले वॉइस ऑफ इंडिया जो आपका पोर्टल है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया। अब आप सवाल की तरफ जा सकते हैं। सर, अल्पसंख्यक इससे आते हैं सर आप, और काफ़ी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के आप नेता हैं सर। नीतीश कुमार के दल में आप आए हैं और अभी जो नीतीश कुमार जी ने 17 साल से यहाँ शासन किया, बहुत अच्छा शासन किया, मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन वजह क्या है सर कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक के का वोट है वो उनको ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि पहले तो एक बात समझ लें, नीतीश जी कभी भी कोई काम मात्र सिर्फ वोट के लिए नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि जब हम चीफ मिनिस्टर हैं तो हम सब के लिए हैं और हमें हर बिरादरी के लिए, हर इलाके के लिए काम करना है, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, ऊंची जाति के लोग हों, अक़लियत के लोग हों, सब के लिए करना। और एक चीफ मिनिस्टर को, एक अच्छे हुक्मरान को जब वो कुर्सी पे पहुंच जाए तो उसे सबके लिए करना ही चाहिए। और वही कामयाब रहे हैं दुनिया में, बादशाह हों या डेमोक्रेट हों या डिक्टेटर हों। बहुत सारे तरीक़ों से लोगों ने हुकूमत किया है दुनिया पर, जो आम लोगों के लिए काम करे, सबको बराबरी से लेके चले। और डेमोक्रेसी में तो ये बुनियादी चीज़ है। जो इस चीज़ से भागते हैं, स्लोगन देते हैं और इससे भागते हैं, तो वो फिर दोबारा आते भी नहीं है। दोबारा आ जाएं भी तो उनका जाना भी तय है। आप समझ रहे बात? जी जी जी। तो उनका एक चीज़ मानना है कि वोट और डेवलपमेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं मुख्यमंत्री बन गया तो एज ए नीतीश कुमार मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज के हर हिस्से के लिए काम करूं, ठीक है ना। और आप लोग अक़लियत का लीडर बना देते हैं। भाई, जब हम लोकसभा में जीते 4 दफ़ा, तो आप यकीन नहीं कीजिएगा कि ख़ासे वक्त ऐसा हुआ कि जितनी मुसलमान की आबादी है उस वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं गैर मुस्लिम वोट से चुनाव जीत गया। जैसे 2004 का चुनाव लें तो हमें 57% वोट आया और बीजेपी को आया 37। आप समझ गए बात? जी जी। तो मेरा अपना जो अक़लियत का वोट है तो बचा ही रह गया जी। तो ये नहीं कहिए कि हम माइनॉरिटी के लीडर हैं, इससे अच्छा नहीं लगता है। वाई आई एम माइनॉरिटी लीडर? आई एम लीडर फॉर एवरीवन। जब मैं दरभंगा से एमपी चुना जाता हूँ या दरभंगा में काम करता हूँ, ये बिहार के कोने कोने में काम करता हूँ, तो मैं सबके लिए करता हूँ। लेकिन हाँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एक बनाया गया है पार्टी के अंदर, जैसे दलित प्रकोष्ठ है, अति पिछड़ा है। तो ये उसकी मीटिंग हो रही है अभी कि मुसलमानों को देखा जाए, उनका नब्ज़ छू करके मालूम किया जाए कि उनकी परेशानियां क्या क्या है। अभी तो कोई वोट नहीं है। अभी हम लोगों के पास इसलिए जा रहे हैं ताकि ये मालूम कर सकें कि अक़लियत की रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सिर्फ वोट ही के लिए जाइएगा पब्लिक के पास? बिल्कुल नहीं सर। एक अच्छे नेतृत्व का काम है, उसके सभी समस्याओं पे ध्यान रखें। हाँ, तो आज समस्याओं को समझना और उसका निदान करना, उसको किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं और जो कुछ हमने किया है उसको बताना। मैं बचपन से
इनके ही लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। इनका काम मैंने देखा है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है, चाहे रेलवे से हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे मानव की यूनिवर्सिटी हो, या जिस तरह का भी इन्होंने काम किया आपने, वो एक मिसाली काम है। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर आप राजद से जनता दल यू में आए तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जनता दल यू को जाता हुआ दिख रहा है। और आपसे एक सवाल और ये जानना चाहता हूँ सर कि इतना सारा काम करना, आपने कहा कि सभी के लिए करना चाहिए, तो सभी का वोट भी उनको जाता है माशाल्लाह। मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है कि मुसलमान उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नेतृत्व हैं उनके योजनाओं को, उनके कामों को निचले पैदान तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, नंबर 1 तो एक बात समझ लें कि मैं राजद से गया नहीं था, राजद से निकाल दिया गया था। 30 साल की सर्विसेज को लोगों ने बुला दिया तो नीतीश कुमार जी ने मुझे दावत दिया, क्योंकि वो हमारे पुराने सीनियर कलीग थे और मुझे वो छोटे भाई की तरह समझते हैं और वो हमें फ्रेंड ही कह करके बुलाते हैं, कभी मित्र ही कहते हैं। तो हमारे एज में भी बहुत फ़र्क नहीं है। हाँ, 89 में जब हम आए सऊदी अरब से नौकरी छोड़कर, तो हम उन्हीं के साथ बहुत काम किया और उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया और एमपी बने अगर हम, तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और सदन में हम दोनों जीत के गए थे, तो हाउस के अंदर भी उनका काफ़ी हमें प्रमोट करने में उनका दखल रहता था। तो ये बात कोई हमारे उनकी दोस्ती नहीं है। हाँ, जब राजद से निकाले गए तो उन्होंने बुलाया खुद से। नहीं, मैंने निकाले नहीं, मैंने कहा कि आप राजद से आए 5 महीने के बाद जी। मतलब इसका मतलब हम 5 महीना कहीं नहीं गए जी। आई वॉज वेटिंग। मैं देख रहा था सर, मैं सभी एपिसोड। तो नवंबर में इन्होंने बुलाया मुझे और मैं कहा कि हाँ, आपके साथ मुझे काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, नीतीश जी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने कहा कि भाई ये कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पाता है और ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता। देखिए, मुसलमानों के साथ फ़िलहाल कुछ परेशानियां ज़रूर हैं और वो है सियासी परेशानी, और वो परेशानी खुद नीतीश कुमार की या नीतीश कुमार की पार्टी की नहीं, वो कहीं ना कहीं से बोरो हो जाती है और उसकी वजह से मुसलमानों को वोट देने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जितना मेरा मानना है कि जनता दल यू को मुसलमानों को वोट देने में अगर उसको सही तरह से कन्विंस किया जाए, मनाया जाए, बताया जाए, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसकी सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि डॉक्टर फराज फातमी, उनको वोट मिला ना भाई, आधे से ऊपर वोट मिला। क्यों मिल गया? फिर कोई दरभंगा के अंदर 3 और एमएलए उम्मीदवार थे यू के, और तीनों के जीतने की वजह मुसलमान है। अगर मुसलमान ने वोट नहीं दिया होता तो वो नहीं जीतते। तो मेरा कहना यह है कि ये जो अभी मुहिम है, ये बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं हम लोग कि जो हम कर रहे हैं जनता तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, और जनता क्या चाहती है। मतलब ख़ास तौर से अक़लियत के लोग क्या चाह रहे हैं नीतीश कुमार से, वो फीडबैक भी जमा कर रहा है। जब हम लोग मीटिंग्स में बैठते हैं तो सुनते भी हैं लोगों की। ऐसा तो नहीं है कि आए, भाषण दिया और चल दिए। तो जो बोलते हैं उससे समाज के अंदर क्या कुछ चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है, सब मालूम हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ कि 3-4 मूल रूप से चीज़ें होती हैं किसी सरकार को आंकने के लिए और समझने के लिए। और आज जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है, अमन रहे, पीस रहे, भाईचारा रहे। जी। आप पूरा हिंदुस्तान घूमाओ, जितना भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बिहार में मिलेगा, और कहीं किसी ने जुर्रत भी की उसको बिगाड़ने की, तो उसको सुधार भी बहुत जल्दी दिया जाता है। आपने देखा होगा पिछले 17 सालों में, मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, बिहार में मुसलमान जितना सुरक्षित हैं और जितना अपने को
सुरक्षित महसूस करते हैं। ये केवल और केवल मैं मीडिया से हूँ, फिर भी मैं ये बात कहने में कहीं दरगुजर नहीं करता हूँ। मुसलमानों का जो सबसे बड़ा एजेंडा है सुरक्षा, ठीक है ना। तो बिहार तक तो मुसलमान मान लेता है कि ठीक है जी। अब आगे जो देखता है दिल्ली की तरफ तो उसकी परेशानी बढ़ती है, वो यूपी में देखता है तो उसकी परेशानी बढ़ती है। हम यही कहते हैं कि अगर आपको नीतीश कुमार जी से परेशानी नहीं है तो आप नीतीश कुमार जी के साथ रहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो दूसरी बड़ी चीज़ है कि आपका फ्यूचर कैसे बने, मुस्तकबिल, उसमें तालीम है, हुनर है, कारोबार है। अगर अमन नहीं रहेगा तो कारोबार भी नहीं होगा, और अगर इदारे नहीं पहुंचेंगे गांवों तक, इंस्टीट्यूशंस, तो पढ़ाई नहीं होगी, लिखाई नहीं होगी, आगे कौम तरक्की कैसे करेगी। तो इन सारे कामों को नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, कर रहे हैं। अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाने में 1-1 घंटा हर एक टॉपिक पर लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल है या नहीं मुसलमान के? हर गांव के अंदर, पंचायत के अंदर मुसलमान के मिडिल स्कूल है या नहीं? हाई स्कूल करीब में है या नहीं? मदरसों का बेहतर इंतज़ाम 1981 में, 82 में एक्ट पास हुआ था, अभी फिर उसमें उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो बेहतर काम कर रहा है नहीं कर रहा मदरसा मेरा पूछिएगा तो मदरसे में टीचर को तनख्वाह मिल जाए, ये अचीवमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मदरसे के अंदर पढ़ाई हो और वहाँ से अच्छे तालिब इल्म निकलें जो कुरान, हदीस, फ़लसफ़ा इस्लाम, तारीख़ इस्लाम उसकी जानकारी भी रखें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी जानकारी रखें। तब मैं ये समझता हूँ तब मैं ये समझूंगा कि मदरसा अपना काम कर रहा है। तो मदरसे के लिए किया। अभी रिहायशी स्कूल बन रहे हैं हर ज़िला के अंदर एक। दरभंगा में आपने देखा कि असराहा में बन के तैयार है, तकरीबन अगले साल से उसमें दाखिला हो जाएगा। तो ये जो बड़े काम है तालीम के, और फिर चाहे बिहार का ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर बेईमानी शैतानी किसी एक अक़लियत के साथ नहीं होता है। अगर आप EW वाले में आते हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले में, उसमें एडमिशन होगा। अगर आप मेरिट से आते हैं उसमें होगा। अगर आप कंपटीशन में compete करते हैं, चाहे BPSC हो, चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हों, इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम, ईमानदारी से सबका दाखिला हो रहा। तो ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? एक तो अमन चाहिए, पीस, मोहब्बत, प्यार चाहिए। दूसरी तालीम चाहिए। फिर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हमें बिजली चाहिए, हमें सड़क चाहिए, नाला चाहिए, अस्पताल चाहिए, बुनियादी सुविधाएं। तो क्या आप महसूस करो कि कौन सी कम्युनिटी के अंदर ये काम नहीं हो रहा है? सड़क जा रही है तो सबके यहाँ जा रही है, बिजली जा रही है तो सबके यहाँ जा रही है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, इसको मामूली मत समझिए। हम लोग MP थे 91 से 96 तक। तो मैं वो ज़माना भी देखा, ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं करता हूँ कि लालू जी ने बहुत ख़राब कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार में जो खूबी है कि वो डेवलपमेंट को बिल्कुल अंतिम आदमी तक पहुँचाता है। उनकी जो पूरी प्लानिंग होती है वो सतही नहीं होती है, वो नीचे तक होती है, और दिखाने वाली नहीं होती है, करने वाली होती है। तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, चाहे जिस तरह का हो, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर इन चीज़ों पर सरकारें ध्यान दें और सोसाइटी ग्रो करे। अब कोई भी कारोबार किया मैंने और सिक्योरिटी है, तो ये तो श्योर है ना कि हम जब कल जाएंगे तो मेरे दुकान में आग नहीं लगा होगा। आज किस तरह से काम हो रहा है मुख्तलिफ राज्यों में, बुलडोज़र कहते हैं, बुलडोज़र तो है नहीं, वो बुलडोजर कल्चर शुरू हो जाए। जी, मतलब बुलडोज़र उसको नाम दे दिया गया। जी।
तो आप बोलो एक चीज़ कि कोई इसको दुनिया का कोई भी सभ्य समाज इसको अच्छा नहीं समझता है, नंबर 1। नंबर 2, एक बात समझना, ये जो ज़माना है ना, ये मिडिवल पीरियड है, ना ये एंशियन पीरियड है, ना प्री एंशियन पीरियड है। ये एक मॉडर्न दुनिया है आज, जहाँ अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है अमेरिका में बैठ के कोई देख रहा हो, मैं बोल रहा हूँ अमेरिका में कोई सुन रहा हो बैठ करके, पॉसिबिलिटी है ना। डेली हम लोग मोबाइल ही पे बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन इज इजी। और आप कोई भी गलत काम करोगे वो 2 मिनट में दुनिया को मालूम होगा। और अगर किसी देश के अंदर कोई गलत चीज़ हो रही है कोई भी तरह की, तो देश के चेहरे पे कालिक है वो, आप समझ रहे हैं बात? जी जी। तो आदमी को काम वही करो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद हो। अब आज से 5000 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल पहले क्या हुआ, 1500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, 800 साल पहले क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, ये इतिहास का हिस्सा हो सकता है। ये हमें जानना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। और जो कुछ गलत हुआ वो गंदा काम हुआ, ये भी दिमाग में रखना चाहिए उस समय के परिप्रेक्ष्य में। नहीं, मैं आज मानता हूँ कि वो चीज़ गलत हुई, अगर कोई चीज़ गलत हो भी गई तो, लेकिन क्या हम उन गलत कामों को रिपीट करना चाहते हैं? हम उसी राह पे चलना चाहते हैं? तो इसमें बहुत, अगर आप इस पे भी टॉपिक पे बात करिएगा तो घंटों की बात है। तो उसमें न जाते हुए ये कि अपना कल बनाओ। हिंदुस्तान एक ग्रोइंग कंट्री है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। अब दुनिया में आने वाले दिनों में कंपटीशन इंडिया और चीन का होने वाला है, इंडिया और अमेरिका का नहीं होगा। अब नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, इंडोनेशिया आ रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से टर्की आ रहा है, ब्राज़ील आ रहा है, मेक्सिको आ रहा है, नए नए कंट्री आ रहे हैं। यूरोप नीचे जा रहा है, अब ये देख लो, कल तक जापान की देख लो कितनी बड़ी इकोनॉमी होती थी, आज चाइना दुनिया की फर्स्ट सेकंड पे, लेकिन थोड़े दिन में वो लीड इतना ले लेगा कि अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। और अगर इंडिया इसी तरह से ग्रो करता रहा तो 30 साल के बाद अमेरिका से ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। इंडिया से बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान की होगी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इसमें हर आदमी को पार्टनर होना है, हर सोसाइटी के हर तबके को हिस्सेदार होना चाहिए। तो ये कह करके कि पहले ऐसा हो गया आगे तुमको हिस्सेदार नहीं होने देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। मुल्क जब तक एक नहीं रहेगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो नीचे की तरफ जाएगा। बहुत ही विस्तृत तरीके से जो अभी देश में घटित हो रहा है, इनका बेबाक बयान रहा और सभी चीज़ों पे इन्होंने अपनी राय रखी, डेवलपमेंट पे, मुसलमानों के एम्पावरमेंट पे। जाते जाते सवाल सर, माहौल बदलेगा, मौसम बदलेगा और जो मुसलमान एक क्रोनोलॉजी से बंधे हुए हैं कि इनको वोट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उनको वोट करेंगे तो ऐसा, वो लोग समझ सकेंगे। और जो काबिल लोग हैं, जो लायक लोग हैं, जो पिछले कई सालों से मुसलमानों के लिए मतवातर काम करें, उनकी तरफ घूमेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम जब समस्तीपुर में बैठे हैं अभी, तो हमें समस्तीपुर के इर्द गिर्द को देखना चाहिए कि अमन है, पीस है, भाईचारा है या नहीं है। अब हम बैठ के इसराइल का सोचेंगे वहाँ क्या हो रहा है, या सोचने लगे कि साहब लीबिया में क्या हो रहा है। हमें ये देखना है कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है। अगर बिहार में नीतीश कुमार स्टेट को सही तरह से चला रहे हैं, आपके लिए क्या बुराई है? वो ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल और उसको मानना चाहिए। और देखिए, जो लोग, मैं तो बहुत लोगों से बातचीत होती है, आम तौर से जो अक़लियत के लोग हैं, मुसलमान हैं, उनका ये मानना है कि इससे बेहतर
कोई हुकूमत नहीं हो सकती जिसके अंदर अमन भी हो, चैन भी हो, तरक्की भी हो, डेवलपमेंट भी हो और अक़लियत के लिए ख़ास तौर से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हो। तो अच्छा है, मतलब एक अच्छी कम्बिनेशन है। और अगर जिसे कहते हैं कि अगर नंबर 1 का आदमी ईमानदार हो, उसका विजन क्लियर हो कि आई एम सेकुलर, आई एम सोशलिस्ट, आई एम डेमोक्रेट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये 3 चीज़ किसी के साथ है कि ही इज़ अ डेमोक्रेट, ही इज़ सोशलिस्ट एंड ही इज़ सेकुलर, एनफ, और अगर उस पर ईमानदारी से है तो किसी को शक शुबा नहीं करना चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब है जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं बिहार के, उनको किन चीज़ों पे वो वोट करना चाहिए, उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बताई। डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट और सबसे बड़ी चीज़ शांति, और जो चीज़ ये मुहैया कराए उनको ज़रूर लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। इनका फातमी साहब का वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं फिर जब आप समस्तीपुर आएँ तो मुझे ज़रूर बनाएं और दूसरे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और आपके विज़न को, आपके व्यूज़ को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।